हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसका 7 नंबर क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक अपलोड हो चुका है। 7वां नंबर आज हम लोग बनाएंगे, देखेंगे किस तरीके से बनता है। उसका हेडलाइन से शुरू करके उसका वर्किंग नोट, उसका एक्स्ट्रा वर्किंग नोट, फ्रेश सॉल्यूशन, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आता है सबका सॉल्यूशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए, चीज़ को समझिए। जो चीज़ समझ नहीं आता आप उसको पूछिए, कमेंट में बिल्कुल पूछिए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। समझ आ गया तो कहाँ तक आया, नहीं आया तो कहाँ से नहीं आया, क्या चीज़ समझ नहीं आया, एक एक चीज़ को कमेंट में पूछिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में वहाँ पे आपको सारा अल्ट्रा लेवल का नोट्स मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए चैनल को और वहाँ से आप मांग लीजिए, चैनल से आपको मिल जाएगा नोट्स। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है। रमन जो है कि भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है, उसे 15,000 मासिक मूल वेतन, 2,500 मासिक महंगाई वेतन तथा 2,500 मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। उसको क्या क्या मिलता है, देखो वो क्या है। सबसे पहला जो मिस्टर रमन है भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है, मतलब भारत का ट्रेन को चलाता है वो, ठीक है। भारतीय रेलवे का इंजन ड्राइवर है मतलब वो ट्रेन को चलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान पर ट्रेन को चला के लाता है। तो मतलब ट्रेन चलाने का काम करता है वो, ट्रेन के इंजन चलाने का काम करता है। और उसको चलाने के लिए उसको 15,000 मासिक वेतन मिलता है, 2,000 मासिक महंगाई भत्ता और 2,500 मासिक महंगाई वेतन मिलता है। हाँ, 2,500 मासिक महंगाई वेतन और 2,500 मासिक महंगाई भत्ता उसको मिल रहा है। उसके अलावा उसको क्या मिल रहा है, उसे 2021-22 में निम्न भत्ते और मिले हैं। ये जो मिल रहा था वेतन मिला 15,000 मासिक, 2,500 रुपये मासिक क्या मिला, महंगाई भत्ता, और 2,500 रुपये मासिक महंगाई वेतन। ये 3 चीज़ मिला, वेतन के साथ साथ 2 भत्ता मिला, एक महंगाई भत्ता दूसरा महंगाई वेतन है, 2-3 चीज़ मिला उसको। इसके अलावा क्या और दूसरा भत्ता मिला, कौन कौन सा भत्ता मिला सब नीचे दिया गया लाइन से। आप क्वेश्चन को मिला लीजिए, वहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन रमन भारतीय रेलवे वाला है। तो इसमें और क्या क्या मिला, 16,500 इंजन चलाने का भत्ता मिला। तो इंजन चलाने का भत्ता मतलब इंजन चलाने का भत्ता मिला उसको, इंजन भत्ता। इस इंजन भत्ता जो है कि आंशिक कर मुक्त होता है, ये कुछ मात्रा में टैक्स लग जाता है, कुछ मात्रा में इसका टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। यानी कि कर मुक्त भी कुछ मात्रा होता है, इसका कुछ हिस्सा करोग्य भी होता है, आंशिक कर मुक्त होता है। तो इसको हमें गणना करना पड़ेगा, इसका वर्किंग नोट हमें अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, 2 बच्चों के लिए 200 रुपये मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता। उसको शिक्षा भत्ता मिला है, उसको शिक्षा भत्ता मिला है 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 200 रुपये प्रति माह मिला है वो भी, यानी कि हर एक बच्चे के पीछे 200 रुपये करके शिक्षा भत्ता मिला है प्रति माह। तो उसको क्या होता है, देखिए शिक्षा भत्ता हमारा ये भी आंशिक कर मुक्त होता है। हर एक बच्चे के पीछे, यानी कि अधिकतम 2 बच्चा है, प्रति बच्चा 100 रुपये छूट मिलता है, अधिकतम 2 बच्चे तक छूट मिल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है, जो रमन है वो रमन का एक लड़का छात्रावास में रहता है, जिसके पीछे वे 800 रुपये खर्चा करता है, और उस खर्चे की भरपाई के लिए, पूर्ति के लिए उसके मालिक से, नियोक्ता से क्या मिलता है, उसको 500 रुपये छात्रावास भत्ता मिलता है। तो यहाँ पे देखो छात्रावास भत्ता में क्या होता है, 300 रुपये प्रति बच्चा छूट मिलता है। उसको भत्ता कितना भी मिले उसमें 300 रुपये छूट मिलेगा प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चे तक छूट मिल सकता है, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। किसी का 3-4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे तक छूट मिलेगा, तीसरा चौथा एक्स्ट्रा जितना सारे बच्चे रहेंगे उसके पीछे कोई छूट नहीं मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा, टैक्स उसको भरना पड़ेगा उसमें। अब यहाँ पे जो छात्रावास भत्ता बोला जा रहा है 500 रुपये, इस छात्रावास वाले जो क्वेश्चन जो लाइन है इसको पढ़ के सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 800 रुपये अपने बच्चे के पीछे खर्चा कर रहा है, फिर उसकी पूर्ति के लिए मालिक से 500 रुपये भत्ता भी मिल रहा है, ये सब मसला क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वो खर्चा कर रहा है 800 रुपये प्रति माह अपने बच्चे के पीछे, वो अपने बच्चे को सुख सुविधा देने के लिए ज़्यादा फैसिलिटी दिया है, उसकी मर्जी है, वो जो भी करे, अपने को क्या उससे,
अपने को देखना है भत्ता कितना मिला, उसमें से कितना करोग्य होगा, कितना करमुक्त होगा, उसको हमें वर्किंग नोट से निकाल के करोग्य में लिख देना है। करोग्य राशि को हमें बस भत्ते को देखना है, वो कितना खर्चा करता है, क्या नहीं करता है, ज़्यादा फैसिलिटी दिया अपने बच्चे को, नहीं दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नगर क्षतिपूरक भत्ता मिला 250 रुपये मासिक। नगर क्षतिपूरक भत्ता पूर्णतः करोग्य भत्ता होता है, कोई आंशिक कर मुक्त नहीं होता है, फुली टैक्सेबल होता है, एकदम पूरा टैक्स इसको देना पड़ेगा। उसके बाद वर्दी भत्ता 400 रुपये मासिक, जो संपूर्ण राशि पद के कर्तव्य में खर्चा हो गया। देखो ये जो वर्दी भत्ता होते हैं धारा 10(14)(1) के अनुसार आंशिक कर मुक्त होता है, ठीक है। एक तो आंशिक कर मुक्त होता है और धारा 10(14)(1) के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जितना पैसा वो वर्दी बनाने के लिए या वर्दी सिलाने के लिए खर्चा करेगा उतना कर मुक्त हो जाएगा, और जितना पैसा बचाएगा उतने पैसे में उसको टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को 1000 रुपये किसी वर्दी को सिलाने के लिए मिला है, ठीक है, मतलब जिस कंपनी में काम करता है या जिस पद में काम करता है वहाँ से उसको 1000 रुपये मिला कि वर्दी सिला के लाना करके, तो वो व्यक्ति गया वर्दी सिलाने में सिर्फ 500 रुपये खर्चा किया और 500 रुपये बचा लिया, तो जो 500 खर्चा किया उसके लिए वो कर मुक्त हो जाएगा, और जो 500 रुपये बचा लिया उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलेगा। उसके बाद दिया है कि मकान किराया भत्ता 2500 रुपये मासिक मिल रहा है। मकान किराया भत्ता भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, वही चीज जो हम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर 3 क्वेश्चन में निकलते हुए आ रहे हैं। उसके बाद वास्तविक जो किराया चुका है 3000 मासिक मकान किराया मालिक को देता है, मतलब चुकाता है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए करोग्य वेतन की गणना कीजिए। रमन की करोग्य वेतन की गणना हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी हेडलाइन से स्टार्ट करेंगे। रमन की करोग्य वेतन की गणना करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम उसका हेडलाइन बनाते हैं। सबसे पहला रमन की करोग्य वेतन से आय की गणना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, रमन की करोग्य वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए, ठीक है। अभी 2022-23 का बुक है, 2022-23 के हिसाब से बनाएंगे। जैसे न्यू बुक आ जाएगा हम 23-24 के हिसाब से और बताएंगे इसका। तो सबसे पहला हम हेडलाइन डाल दिए। देखो हेडलाइन में कंफ्यूज होना ही नहीं है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। हेडलाइन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जिस चीज की गणना करने बोला है उसी को उठा के हेडलाइन बनाना है। वहां पे रमन की करोग्य वेतन की गणना करने बोला जा रहा था, तो रमन की करोग्य वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए हमेशा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे न्यू बुक आएगा 2023-24 का, तब हम 2023-24 लिख देंगे यहाँ पे, और उसमें कुछ नियम चेंजेस होता है तो भी देख लेंगे हम लोग वहीं पे, और नहीं होता तो अच्छी बात है, सेम बनने का होगा, ठीक है। सेम बन जाएगा। अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो इस चैप्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर होगा, लेकिन इस चैप्टर में अगर चेंज हुआ तो ठीक है, बनाएंगे फिर से, नहीं हुआ तो यही काम कर जाएगा, बढ़िया है। बस डेट चेंज कर देंगे यहाँ पे, 2022-23 के स्थान पे 2023-24 कर देंगे हम वहाँ पे, और अगर चेंज हो जाता है तो फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे, और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर था, उसे 15,000 मासिक वेतन मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे। उसको वेतन मिल रहा है 15,000 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने में पूरे साल भर में कितना वेतन मिलता होगा उसको, 1,80,000 रुपये का उसको वेतन मिलता होगा, ठीक है। उसके बाद उसको और क्या मिला है, 2,500 रुपये महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन, दोनों ही 2,500 है। इसके बाद मिला इसको महंगाई वेतन 2,500 गुना 12, 30,000 रुपये का उसको मिला है महंगाई वेतन, और महंगाई भत्ता वो भी 2,500, 12 महीने का मासिक दिया था, इस कारण से 30,000 रुपये ये भी आ जाएगा।
जहां भी जिस भी राशि के अमाउंट के बाद प्रति माह या फिर मासिक दिया है उसको पूरा 12 से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 12 से गुना करके वार्षिक बनाना पड़ेगा, सालाना बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, ईयरली बनाना है। इसलिए मैं 12 से गुना किया, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में भी, क्योंकि साल में एक बार टैक्स देता है साल के लास्ट में, इसीलिए प्रति माह जहां भी शब्द दिया जाएगा उसको 12 से गुना करके पूरा वार्षिक बनाया जाएगा, उसके बाद उसके करों की राशि को यहाँ पे लाइन से लिखा जाएगा। और अगर किसी चीज में कोई कटौती मिलता है, जैसे कोई भत्ता वगैरह आंशिक कर मुक्त होता है, तो उसका अलग सा वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग और उसके करों की राशि को ही हम यहाँ पे शो करेंगे उसके वेतन में। अब वेतन हो गया, महंगाई वेतन हो गया, महंगाई भत्ता हो गया। देखो महंगाई भत्ते के बारे में क्या बोल रहा है, 2500 रुपये मासिक जरूर मिला है, पर यह नहीं बोला है कि वो सेवा की शर्तों के अनुसार है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला है तो नहीं है। मेन सॉल्यूशन में लिखने के लिए हम लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है वो चीज़ हम कहाँ देखते हैं, जब वर्किंग नोट बनाते हैं। जब वर्किंग नोट बनाते हैं मकान किराया भत्ते का या किसी दूसरी चीज़ का, जहाँ पे हमें वेतन की ज़रूरत पड़ता है, महंगाई भत्ता वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे महंगाई भत्ता लेना है कि नहीं लेना है सोचना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे लेना है कि लेना है तब सोचना है। अगर सेवा की शर्त के अनुसार है तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है, वो चीज़ वर्किंग नोट के लिए है, लेकिन मेन सॉल्यूशन में सब कुछ आएगा, कोई चीज नहीं छूटेगा यहाँ पे। अब इसके बाद आगे देखते हैं उसको और क्या मिला, उसे 2021-22 में निम्न भत्ते और मिला, और कौन सा भत्ता उसको मिला है देखते हैं। सबसे पहला मिला 16,500 रुपये इंजन चलाने का भत्ता, तो उसको मिला यहाँ पे इंजन भत्ता। अब उस इंजन भत्ते का हमें गणना करना पड़ेगा, क्योंकि वो आंशिक कर मुक्त होता है, हम डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते। जैसे ये सब क्या है पूरा करोगे होता है, हम डायरेक्ट 12 से गुना करके निकाल दिए, लिख दिए करोगे राशि को, और ये इंजन भत्ते को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट के लिए हम कहाँ यूज करेंगे जगह, यहाँ पे यूज कर देते हैं वर्किंग नोट, यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला इंजन भत्ते की गणना करेंगे हम लोग, इंजन भत्ते की गणना, इंजन भत्ते की गणना करेंगे। इसके लिए भी नियम है, इसके लिए भी नियम है जो नोट्स में अवेलेबल है। आपके पास नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में कांटेक्ट करो, वहीं से आपको नोट्स मिलेगा। तो इसके नियम में क्या लिखा है, सबसे पहला इसमें 2 कंडीशन होते हैं, भत्ते का 70%, यानी कि उस ड्राइवर को जो रमन वहाँ पे इंजन चलाते हैं, रेल चलाते हैं, उसको इंजन चलाने के दौरान खुद के मतलब पर्सनल जो खुद खर्चा पानी करता है, चाय नाश्ता पानी वगैरह का, तो अपने व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए उसको भत्ता मिलता है वेतन के अलावा एक्स्ट्रा। इंजन चलाने के दौरान, इंजन चलाने के दौरान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ट्रेन को लेके, उस दौरान उस सफ़र के दौरान वो जो अपने निजी कर्तव्य मतलब अपने पर्सनल कुछ व्यक्तिगत खर्चा करता है, चाय नाश्ता पानी या जो भी उसका पर्सनल खर्चा, उसके लिए भी उसको पैसा मिलता है, भत्ता मिलता है, तो वही इंजन भत्ता हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इंजन चला रहे तो भत्ता मिल रहा है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। इंजन भत्ता का मतलब देखो, जो इंजन तो चला रहा है उसको तो 15,000 हर महीना मिल ही रहा है, वो तो पैसा वेतन है, लेकिन भत्ता क्या हो गया, वेतन के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए, ठीक है, कर्तव्य में रहते हुए व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए जो पैसा मिल रहा है वही हो जाएगा इंजन भत्ता, और इसको मिला 16,500। तो अपने को क्या करना है, नियम में यहाँ पे भत्ते का 70%, तो सबसे पहले भत्ता मिला था 16,500, इसका 70% काटेंगे तो 11,550 रुपये आएगा। इसका हम काटेंगे 70%, 16,500 का 70% 11,550 रुपये लिख दिया यहाँ पे। अब सेकंड नंबर में क्या है, अधिकतम छूट, अधिकतम छूट कितना हो जाएगा इसका, 10,000 रुपये प्रति माह। अधिकतम छूट इसको 10,000 प्रति माह मिल सकता है, इससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकता है। अगर 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा तो 12 महीना में कितना छूट मिल सकता है, अधिकतम 1,20,000 रुपये का छूट इसको मिल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे 10,000 कहाँ से लाए हो, ये 10,000 नियम है, जब आप नोट्स को पढ़ोगे, इंजन भत्ते के कैलकुलेशन को पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा नियम कानून क्या है। यहाँ पे उत्पटंग समझ थोड़ी आएगा, इसीलिए नोट्स ले लो, टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लास में वहीं पे कांटेक्ट करो, वहीं पे नोट्स मिल जाएगा, अवेलेबल है वहीं पे। तो नियम सबसे पहले यहाँ पे 2 ही कंडीशन है, जैसे मकान किराया भत्ता जब निकलता है 3 कंडीशन होता है,
यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन है। कौन सा? भत्ते का 70% काट के लिख देना है। तो 16,500 रुपये इंजन भत्ता मिला था इंजन चलाने के लिए, साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है। तो उसी का 70% काटना और यहाँ पे लिख देना है। सेकंड नंबर, अधिकतम छूट उसको 10,000 प्रति माह मिल सकता है। अगर एक महीने में 10,000 है तो 12 महीने में कितना होगा? 1,20,000 रुपए का उसको छूट मिल सकता है अधिकतम। अब इन दोनों में से कौन सा कम है? इन दोनों में से कौन सा कम है? यहाँ पे 1,20,000 है और 11,550, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 11,550 रुपए कम है, तो वही हो जाएगा करमुक्त, यही हो जाएगा करमुक्त, यही हो जाएगा छूट। ठीक है, यही हो जाएगा करमुक्त। अब सूत्र क्या है? करोग्य राशि बराबर करोग्य राशि या करोग्य भत्ते बराबर प्राप्त भत्ता माइनस करमुक्त राशि। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको साइड में लिखना है। यहाँ पे करोग्य भत्ते की राशि बराबर या करोग्य राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस करमुक्त राशि। भत्ता कितना मिला था? 16,500 मिला था, जो क्वेश्चन में भी दिया है या फिर यहाँ पे भी दिया है, ये 16,500 मिला था। तो प्राप्त भत्ता 16,500 माइनस करमुक्त राशि, दोनों में से जो कम हुआ था वही करमुक्त हुआ था। 1,20,000 और 11,550, कौन सा कम हुआ? 11,550, तो वही छूट हो जाएगा, वही करमुक्त हो जाएगा 11,550। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे, जो राशि आएगा वही इंजन भत्ते की करोग्य राशि होगा, क्योंकि आंशिक करमुक्त था, कुछ हिस्सा करोग्य होगा तो कुछ हिस्सा करमुक्त होगा। अब करमुक्त कितना हो गया? 11,550 करमुक्त हो गया, तो करोग्य कितना होगा? जितना मिला था उसमें से करमुक्त राशि को माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो मिला था 16,500, दोनों में से कम हुआ था 11,550, तो 11,550 करमुक्त हो गया, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 4,950, 4,950 रुपए इसका आंसर आएगा करोग्य राशि। यही करोग्य राशि को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेन सॉल्यूशन में। इंजन भत्ता 4,950, इतना सा लिखने के लिए देखो कितना बड़ा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। लोग इसको याद रख ही नहीं पाएंगे कि भत्ते का 70% काटना पड़ता है, उसके बाद अधिकतम छूट 10,000 प्रति माह होता है। लोग, एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम लोगों का याद नहीं रख पाते, कोई याद रख लेता है तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10,000 पूरे साल भर का है कि प्रति माह का है, वार्षिक है कि प्रति माह। इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बीच में। और यहाँ पे जब माइनस करने वाली बात आती है तो वो लोग समझते हैं अरे ये वाला प्राप्त हुआ तो करमुक्त ही वाला हो गया, तो मतलब यहाँ पे प्राप्त, यहाँ पे 16,500 हुआ, लोग इसको ना देख करके इसको देख लेते कि प्राप्त हुआ। मतलब मकान किराया भत्ता में जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ, उसको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ना वही प्राप्त होगा, इसमें भी दोनों थोड़ा अलग है। यहाँ पे इसको 70% काट के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मिला तो 16,500 था, तो 16,500 मिला था और दोनों में से कौन सा कम? ये वाला कम हुआ था तो माइनस कर दिया। किसी क्वेश्चन में हो सकता है जो ये वाला कम हो जाए, हो सकता है ऐसा। एक क्वेश्चन है जिसमें ये 1,20,000 कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, तो यही करमुक्त हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, हर क्वेश्चन का सिचुएशन अलग होगा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में यहाँ पे ये कम हो गया था, करमुक्त हो गया, माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया करोग्य राशि इंजन भत्ते का। उसी करोग्य राशि को यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे हम जितने सारे चीजों को दिखाएंगे पूरा करोग्य राशि को दिखाएंगे। ठीक है, पूरा करोग्य राशि को दिखाएंगे, जितना सारे वर्किंग नोट से आएगा करोग्य राशि को ही यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब ये तो इंजन भत्ते का, एक भत्ते का यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। सेकंड, 2 बच्चों के लिए 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता। शिक्षा भत्ता, अब यहाँ पे शिक्षा भत्ते की गणना करना पड़ेगा। शिक्षा भत्ता या शिक्षा भत्ते की गणना, शिक्षा भत्ते की गणना में क्या हो जाएगा? 200 रुपए मिला है 2 बच्चे के लिए और 12 महीने का, देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 4800, 4800 रुपए का यहाँ पे भत्ता मिला 2 बच्चे के पीछे। देखो यहाँ पे क्या सिस्टम किया गया है, 200 रुपए मिला हर एक बच्चे के पीछे। 2 बच्चे उसका था, पहले बच्चे के पीछे भी 200 रुपए मिला, दूसरे बच्चे के पीछे भी 200 मिला, तो 200 रुपए मिला टोटल 2 बच्चे के पीछे। और प्रति माह है तो 12 से गुना कर देंगे, 4800 रुपए आ गया यहाँ पे। ये तो भत्ता मिला 4800 रुपए, पूरे 2 बच्चे के पीछे 200 रुपए करके पूरे साल भर में 12 महीना में भत्ता मिला था 4800। अब इसमें से छूट होगा, कर मुक्त होगा, कितना होगा?
कर मुक्त कितना होगा, 100 रुपये छूट रहता है अधिकतम 2 बच्चे के पीछे और 12 महीने का। तो 12 दूनी 24, 24 एकम 2400, 2400 रुपये यहाँ पे छूट हो जाएगा। तो बचेगा एक लास्ट 2400। तो यही हो जाएगा शिक्षा भत्ते की करोग्य राशि। शिक्षा भत्ते की करोग्य राशि कितना हो जाएगा, 2400। कैसे आया फिर से एक बार बता देता हूँ। 200 रुपये मिला हर एक बच्चे के पीछे, ठीक है, 200 रुपये मिला हर एक बच्चे के पीछे। उसका 2 बच्चे था और प्रति माह था, इस कारण से 12 से गुना कर दिया गया। तो 2 बच्चे का 2 दूनी 400, 400 इंटू 12, 12 चौ 4800 रुपये का भत्ता मिला है। इसमें से कर मुक्त कितना होगा, छूट मिलेगा 100 रुपये छूट मिलता है हर एक बच्चे के पीछे। दोनों बच्चे के पीछे छूट मिल जाएगा। अगर तीसरा बच्चा रहता तो तीसरा बच्चे के पीछे उसको छूट नहीं मिलता। तो 2 बच्चे का पूरा छूट मिलेगा 100 रुपये के हिसाब से। और प्रति माह था तो 12 महीने से गुना करना है, हर महीना 100 रुपये छूट मिलेगा यहाँ पे। तो 100 दूनी 200, 212, 12 दूनी 2400 रुपये यहाँ पे छूट मिलेगा। माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2400। यही हो जाएगा शिक्षा भत्ते की करोग्य राशि। इसी को यहाँ पे शामिल करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा भत्ता कितना आ जाएगा, ये 2400। इतना सा लिखने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस से अगर गुजरना पड़ेगा, इतना सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। कितना झमेला वाली चीज है। यह हुआ वर्किंग नोट का फर्स्ट, ये वर्किंग नोट का सेकंड, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखते जाना, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इस कारण से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अभी इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना पड़ेगा। अभी मिटा दो, मिटाना पड़ेगा इसको अभी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा आता है सामने अभी भत्ते में से या अनुलाभ जो भी है। अब अगला दिया है कि उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है, उस पर रमन 800 रुपये खर्चा करता है। उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है जिसके पीछे वो 800 रुपये हर महीना खर्चा करता है। करने दो, वो अपने बच्चे के पीछे कुछ भी करे, हमें क्या मतलब। लेकिन उस खर्चे की भरपाई करने के लिए उसके मालिक से या नियोक्ता से 500 रुपये छात्रावास भत्ता प्रति माह मिलता है। तो वो जो छात्रावास भत्ता उसके मालिक की तरफ से 500 रुपये मिल रहा है, उसी पे हमें नजर लगाना है। उसी में से कितना कर मुक्त होगा और कितना करोग्य होगा वो भी हमें वर्किंग नोट से निकालना है। तो अभी हम छात्रावास भत्ते की गणना यहाँ पे करेंगे। छात्रावास भत्ता या छात्रावास भत्ते की गणना, छात्रावास भत्ते की गणना करेंगे। उसके लिए भी नियम है। क्या है इसमें, भत्ता मिला था 500 रुपये एक बच्चे का और 12 महीने का। कितना भत्ता हो जाएगा, 5 एकम 500 और 12 पंजे 60, यानी कि 6000 रुपये का यहाँ पे उसको भत्ता मिला था। 500 गुना 1 गुना 12, ठीक है, 6000 रुपये का भत्ता मिला। 500 रुपये पूरा भत्ता मिला, एक बच्चे के पीछे मिला क्योंकि उसके एक ही बच्चा छात्रावास में रहता था। उसका बच्चे 2 थे, एक छात्रावास में रहता था और एक घर में रहता होगा, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो एक ही था जो छात्रावास में रहता था, उसी के पीछे 800 रुपये खर्चा करता था। उस खर्च की भरपाई करने के लिए उसके मालिक द्वारा उसको भत्ता दिया जा रहा था, छात्रावास भत्ता 500 रुपये दे रहा था एक ही बच्चे के पीछे, इसलिए 1 से गुना किया। फिर 12 महीने का 6000 रुपये का उसको भत्ता मिला टोटल। इसमें से छूट कितना होगा या कर मुक्त छूट कितना होगा, 300 रुपये छूट रहता है छात्रावास भत्ता में। अब बोलोगे कहाँ से लाए हो 300 रुपये, ये सब हमारे नोट्स है, अल्ट्रा लेवल नोट्स, जो आपको बुक में भी है। लेकिन आपको बुक में अगर मिल भी गया तो समझ नहीं पाओगे वहाँ पे। ऐसा मतलब कॉमर्स का भाषा तो उत्पटंग है ही, बहुत हार्ड है, पढ़ के समझ लेते हैं और आप लोग उस थ्योरी को पढ़ के शायद ही समझ पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आयुष कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे अल्ट्रा लेवल का नोट्स जो एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा, सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब 300 रुपये यहाँ पे छूट रहता है और एक ही बच्चा था, पूरे एक ही बच्चे के पीछे छूट मिल जाएगा और 12 महीने का। तो 3 एकम 300 और 12 तिया 3600 रुपये का यहाँ इसको छूट मिलेगा। 6000 रुपये का भत्ता मिला था, उसमें से 3600 रुपये घटा देना है क्योंकि 3600 रुपये उसके लिए करमुक्त हो गया, छूट मिल गया। अब जो बचेगा उस पर वो टैक्स देगा, बचेगा ये 2400 रुपये, ये हो जाएगा करोग्य भत्ता। करोग्य भत्ता, इस पर वो टैक्स देगा। तो इसी 2400 को उठा के यहाँ पे लिखना है छात्रावास भत्ता।
कितना हो जाएगा छात्रावास भत्ते का 2400 छात्रावास भत्ता। कितना इजी, देखो यहाँ पे मेन सॉल्यूशन कितना फ्रेश बन रहा है, कोई कचरा कबारी नहीं है, जो भी बनेगा वर्किंग नोट में होगा। यहाँ पे पूरा मसाला वर्किंग नोट में रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। नगर क्षतिपूरक भत्ता 250 रुपए मिला। नगर क्षतिपूरक भत्ता पूर्णतः करोगे होता है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। नगर क्षतिपूरक भत्ता 250 रुपए मिल रहा है, 12 महीने का कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। 250 का 12 से गुना करने पर 3000 होगा, ठीक, 3000 रुपए मिल रहा है। उसके बाद और क्या क्या मिल रहा है उसको, वर्दी भत्ता 400 रुपए मासिक, जो संपूर्ण पद के कर्तव्य के लिए खर्चा कर दिया। वर्दी भत्ता उसको मिल रहा था, यह भी कर मुक्त होता है धारा 10, 14, 1 के अनुसार, परंतु सारा पद में खर्चा कर दिया, मतलब वर्दी सिलाने के लिए पूरा पैसा खर्चा कर दिया, तो पूरा कर मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है ये सब भत्ता में 10, 14, 1 के अनुसार कि जैसे अपना यात्रा भत्ता हो गया, विद्योवर्जन भत्ता हो गया, वर्दी भत्ता हो गया, ये सब भत्ता ऐसा है कि जितना खर्चा करेंगे इस चीज के पीछे उतना छूट हो जाएगा, छूट मिलेगा, और जितना पैसा बचाओगे उतने में टैक्स देना पड़ जाता है। तो इसने पूरा ही ड्रेस सिलाने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए पूरा खर्चा कर दिया, यानी कि कर्तव्य के पीछे पूरा खर्चा कर दिया, तो ये पूरा ही छूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख के नील कर सकते हैं उसको, वर्दी भत्ता नील हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलाने के लिए, वर्दी सिलाने के लिए पूरा ही उसके पैसा उसके पीछे खर्चा कर दिया, पूरा वर्दी के पीछे खत्म उसका पैसा, एक भी पैसा नहीं बचा है। अगर बचा तो टैक्स लग जाता, नहीं बचा तो टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आगे क्या है, मकान किराया भत्ता 2500 रुपए मिला है, वह 3000 रुपए का मासिक किराया मालिक को दे रहा है, मकान मालिक को, ठीक है। अब मकान किराया भत्ते की गणना करना पड़ेगा, यहीं पे गणना कर देते हैं, मिटाना तो पड़ेगा इसको भी। और मकान किराया यहीं पे बनाते हैं, मकान किराया भत्ता की गणना। इसके लिए सबसे पहला नियम है, ये हमारा अल्ट्रा लेवल का नोट्स का नियम है, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बुक में भी है और हमारे नोट्स में भी है, ठीक है। तो बुक का भाषा आपको समझ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कंफ्यूज हो सकता हो, इसलिए इसका अल्ट्रा वर्जन निकाला गया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ सरल भाषा में, बिल्कुल है ये वही चीज। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि प्राप्त मकान किराया भत्ता, कितना रुपए मकान किराया भत्ता का प्राप्त हो रहा है, कितना रुपए प्राप्त हो रहा है, 2500 रुपए मकान का किराया चुकाने के लिए कंपनी के मालिक से उसको क्या मिल रहा है, ये अपने नियोक्ता से भत्ता मिल रहा है। तो भत्ता मिल रहा है 2500 रुपए मासिक हैं, तो 2500 को अगर हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 30,000 रुपए आएगा। नेक्स्ट क्या है, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य, ठीक है, 10% का आधिक्य, मतलब किराया चुकाया कितना 3000 इंटू 12 महीने का, 12 तिया 36,000 रुपए का किराया चुकाया, इसमें से माइनस कर देंगे वेतन का 10%। अब यहाँ पे मसाला और आएगा, वेतन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, वेतन का मतलब क्या होता है यहाँ पे मकान किराया भत्ते की गणना करते समय, वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन होना चाहिए, प्लस कमीशन, सॉरी महंगाई वेतन हो जाएगा एक, प्लस परसेंट वाला कमीशन। ये 3-4 चीज हैं जो पूरा मिल के बनता है हमारा वेतन। अब इसमें से जो जो चीज हमारे क्वेश्चन में है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस करके वेतन बनाएंगे। अब हो सकता है हमारे क्वेश्चन में
इन चारों में से कोई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पूरा 4 भी हो सकता है। देखते हैं मूल वेतन कितना मिला था। मूल वेतन 1,80,000 पूरे 12 महीने का, जो हमारा सॉल्यूशन से मिल गया है, क्वेश्चन में वही 6 प्लस महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता हमारे पास है 30,000, पर उसको लिखना है कि नहीं लिखना है, यहाँ पे प्लस करना है कि नहीं करना है, वो निर्भर करता है कि वो सेवा की शर्तों के अनुसार है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं था, कुछ नहीं बोला उसके बारे में, और कुछ नहीं बोला है मतलब सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दिया कि सेवा के अधीन होना चाहिए, सेवा के अधीन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला उसके बारे में, बिल्कुल साइलेंट है क्वेश्चन। तो सेवा के अधीन नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख सकते। कितना बड़ा चीज है, यहाँ पे होने के बावजूद भी नहीं लिख सकते, सिर्फ सेवा के अधीन है कि नहीं है उसी चीज को ध्यान में रखना है, नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन हमारे पास है, महंगाई वेतन है, ये महंगाई वेतन है 2,500 12 महीने का 30,000, और महंगाई भत्ता जो कि सेवा के दिन नहीं था तो हम उसको नहीं लिखे हैं, लेकिन महंगाई वेतन है उसको हमेशा लिखते हैं, क्योंकि हमेशा सेवा के दिन होता है, वेतन का ही एक हिस्सा होता है, इस कारण से हमेशा सेवा के दिन होता है और उसको हम लिखते भी लिखा जाता है वो 30,000 रुपए का। प्लस कमीशन। कमीशन नहीं है यहाँ पे, कोई परसेंट वाला कमीशन नहीं है, क्वेश्चन में नीचे ऊपर कहीं भी नहीं दे कमीशन, ठीक, तो कमीशन यहाँ पे नील हो जाएगा। जो महंगाई वेतन होता है मूल वेतन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इस कारण से वो सेवा के अनुसार होता है, सेवा का दिन होता है, ठीक है, इसीलिए उसको जोड़ा जाता है हमेशा। अब यहाँ पे हम 1,80,000 और 30,000 कितना हो जाएगा, 2,10,000, 2,10,000 रुपए का निकल गया यहाँ पे वेतन। इसी वेतन का 10% काटा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वेतन का 10% काटने के लिए देखो कितना क्या कुछ करना पड़ गया, तो सबके दिमाग में नहीं बैठता ये चीज। तो ये वेतन 2,10,000 का है, इसका हमें काटना है 10%, तो आएगा 21,000 रुपए। अब हम 36,000 में से 21,000 को घटा देंगे, क्योंकि मैं क्या बोला, आधिक्य। आधिक्य मतलब दोनों का माइनस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस वही वाला है। तो यहाँ पे 21,000 को माइनस करना है 36,000 में से, बचेगा 15,000 रुपए, 15,000। अब तीसरा कंडीशन क्या है, वेतन का 40% या फिर 50%, दोनों में से कोई एक काटना है और यहाँ पे लिखना है। ये हमारा तीसरा नंबर कंडीशन है, मकान किराए भत्ते को निकालने का जो नियम है वो तीसरा नंबर कंडीशन ये है। अब इसमें कब 40% काटना है, कब 50% काटना है। अगर शहर, जिस शहर में वो किराए पर रूम लेके रह रहा है, जिसका भत्ता मिल रहा है उसको रूम का, वो घर अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से किसी भी शहर में है तो उसको 50% काटना पड़ेगा वेतन का। और अगर उनमें से कोई नहीं है, कोई दूसरा शहर है, कोई बाहर का शहर है, मतलब बाहर का शहर मतलब उन 4 से बाहर का, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 को छोड़ के कोई दूसरा शहर है हमारे भारत देश का, कोई दूसरा शहर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 40%। यहाँ पे कहाँ रहता है रेलवे ड्राइवर, इंजन, कुछ इसमें घर के बारे में तो कुछ नहीं बोला होगा यहाँ पे कहीं भी। घर मतलब कौन सा शहर था जहां पे वो रूम को रेंट में लेकर रह रहा था, जिसके लिए उसको भत्ता मिल रहा था रूम रेंट पटाने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा शहर है वो कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। इस केस में भी 40% लगेगा, 50% तो लग ही नहीं सकता, वो तब लगेगा जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता साफ साफ बोल दिया हो शहर का नाम, नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है तो भी 40%, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा कोई दूसरा बोला तो भी 40%। जब तक वो 4 नहीं बोलेगा तब तक 40%, चाहे क्वेश्चन में कोई शहर हो या बिल्कुल साइलेंट क्यों ना रहे, 40% होगा। और इन 4 शहरों में से कोई एक बोल दिया तब 50%, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 40% ही लगेगा, क्योंकि शहर का कोई नाम ही नहीं दिया है। अब वेतन हमारा कितना आया था, 2,10,000, इसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है, इसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है, दोनों जगह वही वेतन यूज होगा जो हम वहां पे निकाले थे। तो यहाँ पे अपने को 2,10,000 का 40% निकालना है। 2,10,000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 84,000 आएगा, 84,000 आ गया। अब तीनों ही कंडीशन हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 30,000, 15,000 और 84,000, इन तीनों में से सबसे कम कौन दिख रहा है आपको, 30,000 है, दूसरा 15,000 और तीसरा है 84,000। तो इसमें सबसे कम कौन है यहाँ पे, 15,000।
तो ये हो जाएगा कर मुक्त, क्योंकि हमारा जो मकान किराया भत्ता होता है वो आंशिक कर मुक्त भत्ता होता है, यानी कि जितना भत्ता उसको मिलेगा, कितना मिला था 2500 का 12 महीने के हिसाब से 30,000 रुपये का उसको भत्ता मिला था, तो क्या वो पूरा 30,000 पर टैक्स देगा? क्या पूरा 30,000 पर टैक्स नहीं देगा, वो बीच का आंशिक कर मुक्त है, ना ही पूरा पर टैक्स देगा ना ही बिल्कुल टैक्स नहीं देगा, ऐसा वाला नहीं है, उसमें आंशिक कर मुक्त है, कुछ मात्रा में टैक्स देगा कुछ मात्रा में टैक्स नहीं देगा, कुछ मात्रा टैक्स फ्री होगा और कुछ मात्रा में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा, यानी कि करोगे कुछ मात्रा होगा कर मुक्त कुछ मात्रा होगा। अब कितना कर मुक्त होगा? वो 15,000 रुपये। कैसे साबित हुआ? तीनों में से कम वही आया था तो यही कर मुक्त हो गया। अब कर मुक्त पता चल गया कर मुक्त है, अब करोगे कितना जिस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो इसके लिए एक सूत्र है यहाँ पे, प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। ठीक है, प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। अब प्राप्त भत्ता कितना भत्ता मिला था यहाँ पे? 2,500 का 12 महीने के हिसाब से पूरा 30,000 रुपये का भत्ता मिला था, 30,000 रुपये का भत्ता मिला यहाँ पे, माइनस कर मुक्त राशि कितना हुआ यहाँ पे? 15,000 रुपये का कर मुक्त हो गया है, तो ये 15,000 रुपये कर मुक्त हो गया। अब बचेगा कितना यहाँ पे? 15,000। यही 15,000 मकान किराया भत्ते की करोग्य राशि होगा, करोग्य राशि 15,000 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो वर्किंग नोट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, मकान किराया भत्ता 15,000। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? ओके, तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा सा जो वर्किंग नोट था उसको हमें मिटाना पड़ेगा आगे का सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, हमें वर्किंग नोट को थोड़ा सा मिटाना है, फिर आगे का सॉल्यूशन को करना है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट को। हो गया? ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा वर्किंग नोट को, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन बनाना है यहाँ पे। अब ये जो 15,000 मकान किराया भत्ते का निकला था, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मकान किराया भत्ता इतना मिला था 2,500, वहाँ 3,000 मासिक खर्चा करते हैं, मकान किराया भत्ते को हम निकाल दिए, मकान किराया भत्ते का पूरा खत्म, मकान किराया भत्ते का करोग्य राशि 15,000 आया था हमारा वर्किंग नोट से यहाँ से। ठीक है, अब आगे कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी करोग्य वेतन की गणना कीजिए। क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया है, तो इसको हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ये जितना सारा कुछ हम लिखे हैं पूरा करोग्य राशि है, और जितना करमुक्त है वो सब वर्किंग नोट में शो होगा कितना करमुक्त है। ठीक है, जो भी भत्ते का यहाँ पे 3-4 भत्ते निकाले, पहले इंजन भत्ते का निकाले थे, फिर मकान किराया भत्ता और क्या क्या निकाले थे, तो जितने सारे भत्ते को हम गणना किए हैं तो भत्ते में ही यहाँ पे हम दिखा दे कितना करमुक्त है, और जो करोग्य है उसको हम यहाँ पे शो किए पूरा मेन सॉल्यूशन में, क्योंकि उसको यहाँ पे इसमें टैक्स भरना पड़ेगा। अब टोटल करेंगे, देखते हैं कितना करोग्य वेतन होता है इनका। सबसे पहला 1,80,000 रुपए का 30,000, 4,950 रुपए का 2,400, 2,400, 3,000, 15,000, 2,67,750, 2,67,750 रुपए, ये आया इसकी शकल वेतन। इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, शकल वेतन मतलब जिसमें से धारा 16 के अनुसार जो हमारा मानक कटौती होता है वो नहीं घटाए। अब हम घटाएंगे उसको, मानक कटौती, मानक कटौती कितना रहता है 50,000, यहां से माइनस करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में जब भी करोग्य वेतन की गणना करने बोलेगा या वेतन से आय की गणना करने बोला जाएगा, तब आपको मानक कटौती 50,000 रुपए यहाँ पे माइनस कर देना है। और अगर शकल वेतन की गणना करने बोला उस केस में सिर्फ यहाँ तक करना है, मानक कटौती वगैरह कुछ भी नहीं घटाना है। इस बात का यहाँ पे बहुत ध्यान में रखना है। अब इसको माइनस कर देंगे, 50,000 जैसे माइनस कर देंगे हमारा आंसर आएगा 2,17,750 रुपए।
ये हो जाएगा इसकी करोग्य वेतन, करोग्य वेतन। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो जो सॉल्यूशन है देखो कितना छोटे से जगह में कितना फ्रेश बन गया, जबकि वर्किंग नोट में तो पूरा बॉडी भर गया था इधर का, वो भी कई बार मिटा मिटा के बनाए हुए यहाँ पे बोर्ड में नहीं आ रहा था। तो वर्किंग नोट बनेगा आपका 3-4 पेज 2 पेज बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेन सॉल्यूशन आधा पेज 1 पेज में हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनाना है फ्रेश, और वर्किंग नोट को उसके बाद पेज से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पेज में आपको मेन सॉल्यूशन बनाना है और अगला पेज से वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करना है। 2-2.5 पेज का वर्किंग नोट बनेगा, 3 पेज का ऐसा, ठीक है। बिना वर्किंग नोट के तो नंबर अच्छा खासा नहीं मिलेगा, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि ये जो हम ला रहे हैं यहाँ पे करोग्य भत्ते, करोग्य अनुलाभ जो भी हम निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, सब चीज प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको पूरा फॉर्मूला के साथ निकाल के दिखाना है। तो इस तरीके से ये बनेगा। कौन था ये? रमन था, इसकी करोग्य वेतन निकला 2,17,500। इस तरीके से बनेगा पूरा प्रोसेस। आप देखे हो कैसे हेडलाइन डालते हैं, किस चीज को पढ़ के हेडलाइन बनाते हैं। तो जो गणना करने बोलेगा उसी को लेके हेडलाइन बनाते हैं। फिर मेन सॉल्यूशन, उसके साथ साथ वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन बना के चले गए फिर वर्किंग नोट बना रहे, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन भी बनाना है, साथ साथ उसका वर्किंग नोट भी बनाना है, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा भत्ते का कितना राशि कर मुक्त है और कितना करोग्य है, हमें पता नहीं चलने वाला। इसलिए इधर मेन सॉल्यूशन भी चलेगा एक पेज में, और उस दूसरा पेज में तुम्हारा उसका वर्किंग नोट भी चलेगा। दोनों को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि वर्किंग नोट बनाना है, जो करोग्य राशि आएगी उसी को तो यहाँ पे लिखना है। तो पहले पेज को, पहला पेज इसके लिए मेन सॉल्यूशन, और दूसरा पेज से इसके लिए वर्किंग नोट बनाते जाना है, और उसके आंसर को यहाँ पे लिखते जाना है करोग्य राशि को, तब जाके सही बनेगा। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि सॉल्यूशन बना के चले गए फिर बाद में कोई बना रहा है वर्किंग नोट, ऐसे में खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ से लाया था क्या लाया था उसको समझ नहीं आएगा। कैलकुलेटर से तो चला के चला जाएगा कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर हो जाएगा तब उसका एग्जाम में, हर बड़ी में। इसका आंसर 2,17,750 इसी प्रोसेस से बनाया जाएगा। आपको अल्ट्रा लेवल का नोट्स मिलेगा एसएससी आयुष कॉमर्स क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ तक नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ तक ही देखते हैं, आगे और क्वेश्चन नहीं देखेंगे इसमें। अगर कुछ इसमें डाउट जाता है तो ज़रूर पूछो, नहीं जाता है समझ में आएगा तो बढ़िया बात है, और जाता है तो पूछो कहाँ पे डाउट जा रहा है, किस प्रोसेस में, वर्किंग नोट में, मेन सॉल्यूशन में, कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा है, पूछो मेरे से, फिर डाउट उसका क्लियर करते हैं। और समझ में आ गया तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। जय हिंद।